नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी के बीच में नियुक्त होने वाले गवर्नर जनरलों के विषय में। इस बीच अर्थात 1835 से लेकर के 1848 तक 4 गवर्नर जनरलों ने कार्य किया। तो इनके समय में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी वो सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल पूरा होता है 1835 में। तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के पश्चात चार्ल्स मैटकॉफ को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। सॉरी, बंगाल का नहीं, भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, इस पद का नाम बदल करके कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो विलियम बेंटिक के बाद आता है चार्ल्स मैटकॉफ। इसका जो कार्यकाल था ना, ज्यादा लंबा नहीं था, फिर भी इसने एक ऐसा काम किया जिसके लिए इसको आज भी याद किया जाता है। तो इसका जो कार्यकाल था 1835 से 36 तक। कई स्थानों पर इसके कार्यकाल को यह लिखा जाता है कि इसकी अस्थायी नियुक्ति थी। तो 1835 से 1836 के बीच इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वो था प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। लेकिन इसके बारे में ना कुछ और भी जानना जरूरी है। जब ये गवर्नर जनरल नहीं बना था, उससे पहले 1809 में इसने जो उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो, उनके समय में अमृतसर की संधि की थी। किसके साथ? सिख साम्राज्य के जो राजा थे महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में। तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियोस में इस बारे में डिस्कस किया था। बात करते हैं हम लोग इसका जो है प्रेस संबंधी, प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया। तो इसको जो है प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के कारण इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये जो है चार्ल्स मैटकॉफ को बोला जाता है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले किसी वीडियो में, कि 1823 में एक बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आता है एडम्स, जॉन एडम्स, जो कि थोड़े समय के लिए आया था, लेकिन उसने जो है प्रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, अनुज्ञप्ति नियम ला करके। और इस अनुज्ञप्ति नियम के कारण उस समय राजा राम मोहन राय द्वारा निकाले जाने वाले मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में निकलता था, उसको भी बंद करना पड़ा था 1823 में। कौन था वो? जॉन एडम्स, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो चार्ल्स मैटकॉफ ने जो चार्ल्स मैटकॉफ था, इसने जॉन एडम्स द्वारा लगाए गए प्रेस पर प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया। अब जो है प्रेस, जो मतलब समाचार पत्र जो प्रकाशित करते हैं, उनको सिर्फ इतना करना था कि वो जिस स्थान से अपना समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो साफ साफ सरकार को बताना होगा। बस इतना ही काम करना है, और बाकी जो भी सच्चाई है वो अपने अखबार में छाप सकते हैं, उल्टा पुल्टा चीज छोड़ करके। तो इसने ये किया, इसी कारण इसको जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इसके बाद ना बहुत सारे समाचार पत्र देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसने जो कानून बनाया था ये 1856 तक चला था। ध्यान रखेंगे, 1856 के बाद फिर से जो है नया कानून आ जाता है। तो इसके द्वारा जो भी सुधार किए गए थे वो 1856 तक चला था। तो ये था चार्ल्स मैटकॉफ। बस इतना ही आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल हुआ वो हुआ लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, तो ये नाम याद रखेंगे। इसका जो कार्यकाल था लगभग 6 वर्ष का कार्यकाल था इसका। 1836 से 42 तक का इसका कार्यकाल था। तो इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो लॉर्ड ऑकलैंड था, इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। जिस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक उसी प्रकार से अफगानों के साथ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष हुआ। और
3 युद्ध लड़े गए थे। जो पहला वाला है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध, वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे लड़े गए थे। तो क्या हुआ था देखते हैं। तो ये जो आंग्ल अफगान युद्ध है ये चला था आपका 1839 से 42 तक। तो ये शुरू हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लेकिन समाप्त हुआ अगले गवर्नर जनरल के समय, मतलब कि एलन बरो के टाइम पर। तो ये जो आंग्ल अफगान संघर्ष था, तो देखिए उस समय क्या था, जो अफगानिस्तान का जो शासक था वो था शाह सूजा, जो कि अहमद शाह अब्दाली का वंशज था शाह सूजा। लेकिन शाह सूजा को दोस्त मुहम्मद वो जो है अफगानिस्तान की गद्दी से हटा देता है, और जो शाह सूजा है फिर इधर उधर भटकता रहता है, अंग्रेजों से उसकी मित्रता हो जाती है। और उधर जो दोस्त मुहम्मद है वो उस समय रूस, जो कि रूस जो है ना उस टाइम पे अपना जो फारस तक पहुंच गया था, रूस का जो साम्राज्य है ना वो फारस अर्थात ईरान, उसकी सीमाओं को स्पर्श करने लगा था। और ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे की घंटी थी। और जो अफगानिस्तान का जो तत्कालीन शासक होता है दोस्त मुहम्मद, वो जो है रूस के साथ संधि कर लेता है। अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कान खड़े हो जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात लॉर्ड ऑकलैंड ये क्या करता है, जो अफगानिस्तान का जो पुराना जो शासक होता है शाह सूजा, उसके साथ प्लस सिखों के जो महाराजा होते हैं, महाराजा रणजीत सिंह, उनके साथ संधि कर लेता है। मतलब कि 3 लोगों ने संधि किया था, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस शाह सूजा प्लस महाराजा रणजीत सिंह। तो ये लोग जो है एक त्रिपक्षीय संधि करते हैं। क्यों? देखिए जो यहां पर जो सिख महाराजा रणजीत सिंह है वो इसलिए शामिल है क्योंकि जो अफगानिस्तान और जो सिख साम्राज्य उसकी सीमाएं एक दूसरे को लगती है, तो वो इसलिए शामिल होता है। और जो शाह सूजा है उसको अपना पुराना राज्य चाहिए होता है। तो ये तीनों मिलकर के संधि करते हैं 1836 में। इसके बाद फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि 1839 में युद्ध शुरू हो जाता है और शाह सूजा जो है अफगानिस्तान का शासक बन जाता है। तो इस युद्ध में ना अंग्रेजों को विशेष कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुआ। जो भी इन्होंने सेना वगैरह भेजी थी, जो पैसा खर्च किया था, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। मैंने बताया कि जो दोस्त मुहम्मद है जिसने रूस के साथ संधि कर ली थी, दोस्त मुहम्मद ने ना लॉर्ड ऑकलैंड को भी मित्रता का ऑफर दिया था कि आपके साथ मैं संधि करूंगा, लेकिन ऑकलैंड ने जो है उसको ठुकरा दिया था। अगर वो संधि कर लेता दोस्त मुहम्मद के साथ तो दोस्त मुहम्मद जो है रूस के साथ संधि नहीं करता। तो जब हम लोग ना आंग्ल अफगान युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे तो उस टाइम पर ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था इसके समय, लेकिन समाप्त हुआ लॉर्ड एलन बरो के टाइम पर। इसके समय की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखेंगे। डाक व्यवस्था की शुरुआत इसने की थी, डाक व्यवस्था की शुरुआत इसके समय हुई थी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से डाक व्यवस्था को लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर शुरू किया गया था। लेकिन एक आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर इसके विषय में पूछा जाता है वो है ग्रांट ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रांट ट्रंक रोड ये जो है ना, जो अपने क्या कहते हैं शेर शाह सूरी जिसने सड़क बनवाया था ना, उसी सड़क का इसने पुनर्निर्माण करवाया ग्रांट ट्रंक रोड के नाम से, जो कि कलकत्ता से दिल्ली जाता था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। शॉर्ट में इसको बोला जाता है जीटी रोड। तो ग्रांट ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। देखिए कोई इसने नया सड़क नहीं बनवाया था, मतलब उसमें उसको पक्का करवाया होगा, पहले मिट्टी विट्टी वाला रहा होगा तो उसको पक्का करवाया होगा। सड़क पहले से था, मार्ग पहले से था, बस उसको इसने जो है नए तरीके से बनवाया। तो ग्रांट ट्रंक रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ये तैयार हुआ था। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल बनकर के आता है वो है लॉर्ड एलन बरो। देखो इनके विषय में ज्यादा आप लोगों को उतना याद नहीं रखना है, जितनी बातें बता रहा हूं बस उतना ही है और कुछ नहीं। बाकी जो अफगान युद्ध है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे ही। लॉर्ड एलन बरो, इसका जो कार्यकाल है 1842 से 1844 तक, 2 वर्ष का इसका कार्यकाल था। तो पहली चीज तो आपको यह याद रखना है कि लॉर्ड एलन बरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है 1842 में। इसके बाद अगला जो चीज आपको याद रखना है सिंध का विलय। देखिए सिंध जो कि आज के समय में पाकिस्तान का एक प्रांत है, तो जब आंग्ल अफगान युद्ध जो चल रहा था ना तो उसमें सिंध का भी मामला था, क्योंकि उसी तरफ है ना, तो
तो सिंध का विलय आप लोग याद रखेंगे, मतलब कि सिंध को जो है इसके समय में लॉर्ड एलनबरो के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया गया। तो 1843 में सिंध का विलय हुआ था और जिस सेनापति को सिंध के विजय के लिए भेजा गया था उसका नाम था चार्ल्स नेपियर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चार्ल्स नेपियर को भेजा गया था। और जो लॉर्ड एलनबरो था ना, उसने चार्ल्स नेपियर को सैनिक अधिकारों के अलावा असैनिक शक्तियां भी दी थी। मतलब इसको जो है सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार की शक्तियां दे करके ये सिंध को जीतने के लिए भेज देता है, ताकि इसको जो है किसी प्रकार की समस्या ना हो। मतलब कि अगर इसको पावर नहीं देगा तो वो फिर जो है लॉर्ड एलनबरो के पास चिट्ठी भेजेगा कि ये करूं कि नहीं, वो करूं कि नहीं। इसीलिए इसको जो है सैनिक असैनिक दोनों प्रकार की शक्तियां दे दिया कि वहां तू जो है अपने परिस्थितियों के हिसाब से काम करना, अपने हिसाब से फैसले ले लेना। तो इसको पूरा पावर देके भेजा गया था। तो सिंध का विलय कब हुआ? 1843 में। लॉर्ड एलनबरो के समय में सेनापति कौन था? चार्ल्स नेपियर था। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके समय एलनबरो के टाइम पर एक और चीज हुआ था, दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था। देखिए मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक उसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कुछ कमियां रह गई होगी, तो उसी चीज को इसने जो है सुधार करते हुए इसने भी दास प्रथा पर कानून बनाया, उसको प्रतिबंधित किया था। तो ध्यान रखेंगे। देखिए ऐसे जो चीज आता है ना उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि समय के साथ उसमें बदलाव भी जरूरी है, सुधार भी जरूरी है। हो सकता है विलियम बेंटिक ने दास प्रथा पर जो नियम कानून बनाए रहे होंगे वो उतने मतलब कि कारगर नहीं रहे होंगे, तो एलनबरो ने जो है उसी में थोड़ा परिवर्तन किया होगा। इसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल बनकर आया, ये सब भारत के गवर्नर जनरल हैं, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो थी आंग्ल सिख युद्ध। इसका कार्यकाल था 1844 से 1848। तो इसके समय में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। कब से कब तक? तो 1845 से 1846 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ध्यान रखेंगे। वैसे हम लोग आंग्ल सिख युद्ध डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा, तो इसका समय याद रखेंगे। 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। देखिए क्या हुआ कि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब में दखल देना शुरू कर देती है, और इसी दखल का परिणाम था 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस युद्ध में ना सिखों की बुरी तरह से हार हो जाती है। लाहौर की संधि होती है, भैरोवाल की संधि होती है। इसके बाद जब लॉर्ड डलहौजी आएगा ना, लॉर्ड हार्डिंग के बाद, वो फिर जो है उसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, और पूरा का पूरा जो सिख साम्राज्य है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, नरबली प्रथा। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए मैंने विलियम बेंटिक के समय भी बताया था, नरबली प्रथा पर उसने रोक लगाया था, तो इसने भी नरबली प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। तो इसके समय भी वही जो जनजातीय क्षेत्र थे वहां पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नरबली दी जाती थी, तो इसने उसको रोकने का प्रयास किया। इसके बाद इसका जो अगला महत्वपूर्ण कार्य था वो था उत्पाद कर। देखिए उत्पाद कर मतलब उस टाइम पे भारत में जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी चीजें बनती थी ना, तो उस पर उत्पाद कर लिया जाता था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, बहुत सारी वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त कर दिया। मतलब कि कई सारी वस्तुओं पर उत्पाद कर उसने हटा दिया, टैक्स फ्री कर दिया। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला चीज इसने किया, नमक कर। उस समय ना नमक पर भी कर लगता था। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने वाला जो आंदोलन किया था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो नमक कर को इसने आधा कर दिया। मतलब कि नमक कर में इसने जो है 50% कमी कर दी। तो ये मतलब दो चीजें इसने अच्छा काम किया, ध्यान रखेंगे। एक तो उसने कई सारी वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त कर दिया, मतलब उसमें जो है प्रोडक्शन टैक्स नहीं लिया जाता था कई सारी वस्तुओं में, और नमक कर को भी इसने आधा कर दिया। तो ये उसकी जो है दो चीज ठीक थी, और ये नरबली प्रथा को भी इसने रोकने का
प्रयास किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इतनी ही बातें हैं इन चारों भारत के गवर्नर जनरलों के विषय में। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल आएगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी, जिसके समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अंतिम बड़ा विस्तार होगा। मतलब कि वो जो है डलहौजी, वो भारत के बहुत सारे राज्यों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेगा। उसकी नीति जो थी व्यपगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति, जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।